हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। वह वीडियो होगा प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश दोस्तों, ये वीडियो इतनी मस्त है कि आप लोग जब देखिएगा जानिएगा तो बड़ा इंटरेस्टेड फुल होगा, ताकि इस वीडियो में रोमांस से भरा हुआ है, फंटास्टिक रोमांस। और वो रोमांस इतिहास में कैसे गुंजता है दोस्तों, ये देखने लायक हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैनल A to Z से। मैं सिंघाल सर। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पुष्यभूति वंश किस सब्जेक्ट का टॉपिक है। पुष्यभूति वंश जो है दोस्तों प्राचीन इतिहास का टॉपिक होगा, और इसमें एक ऐसे शासक की कहानी है जो अपनी बहन को सती होने से बचाता है। जिस प्रकार से भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए प्रयास किया था लेकिन असफल रहे, लेकिन इस वंश का वो शासक था जो अपनी बहन को सती होने से बचा लिया। देखिए कैसे अपनी बहन को सती होने से बचाता है दोस्तों। तो चले हम अपने टॉपिक पे चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश हालांकि गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था दोस्तों, और वो सामंत उस समय बहुत शक्तिशाली सामंत था जो पुष्यभूति वंश का स्थापना किया। उस सामंत का नाम था पुष्यभूति, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाया था। और ये थानेश्वर जो आज है हमारे हरियाणा में है, वहां इन्होंने इस वंश का स्थापना किया और राजधानी बनाया दोस्तों। तो इस वंश का हालांकि संस्थापक पुष्यभूति है, लेकिन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। हालांकि संस्थापक राजा तो पुष्यभूति को माना जाता है दोस्तों, लेकिन प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया था, जैसे परम भटारक, हुरहर केसरी जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया था। ये प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम था उसका नाम था यशोमती। यशोमती हर्षवर्धन की पत्नी थी दोस्तों। कौन थी? पत्नी, हर्षवर्धन की पत्नी थी। और प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र हुआ था। एक का नाम, तो हमारे जो शासक थे पुष्यभूति वंश का, वो था प्रभाकर वर्धन। उनके बड़ा बेटा का नाम था राजवर्धन, और दूसरा बेटा का नाम हर्षवर्धन था। और एक पुत्री थी, उसका नाम राज्यश्री था। क्या नाम था? राज्यश्री। बड़ा बेटा का नाम राजवर्धन, दूसरा बेटा का नाम हर्षवर्धन, और एक बेटी का नाम राजश्री था दोस्तों। तो ये पुष्यभूति वंश का वो नूर है, वो शासक है जिन्होंने पुष्यभूति वंश को इतना ग्लोरियस बना दिए, जो कि इतिहास के पन्नों में आज पुष्यभूति वंश को एक अलग पहचान दिया जाता है। एक छोटे सामंतों में एक अलग नाम दिया जाता है दोस्तों। तो देखेंगे कि कैसे प्रभाकर वर्धन अपने पुत्रों और पुत्रियों को आगे बढ़ाता है और बढ़ाकर पूर्ण रूप से उसे कंसिस्ट करता है साम्राज्य में। तो देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजश्री का अपने ही जीवन में शादी कर देना चाहता था, और इसके लिए राजश्री के लिए दोस्तों कनौज का शासक
कनौज का शासक ग्रह बर्मा, कनौज का शासक ग्रह बर्मा से शादी करना चाहता था और साम्राज्य में शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता था प्रभाकर वर्धन। तो क्या किया, राजश्री का शादी कर दिया कनौज के शासक ग्रह बर्मा के साथ। लेकिन एक मालवा का शासक था देवगुप्त। दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। मालवा, मालवा का शासक, मालवा का शासक देवगुप्त था। कौन था? देवगुप्त था। जब हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जब कनौज के राजा ग्रह बर्मा से हुआ तो मालवा के शासक देवगुप्त को बड़ा जलन हुआ, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि ये जलन का क्या कारण हो सकता है। मान लीजिए आप लोग को ही अगर कहा जाए आपको किसी लड़की से मोहब्बत है और दूसरे लड़का ने उस लड़की को चाहता है, तो ये बताइए जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और लड़की जिस लड़का को चाहती है उससे न उसकी शादी या उसका जो फ्रेंडशिप है अगर बने तो वो फार बेटर होता है। लेकिन अगर दूसरा लड़का ने टच करता है तो वहाँ द्वंद्व आ जाती है, वहाँ क्रांति हो सकती है। अब मान लीजिए किसी का लवर कोई है और उस लवर को दूसरा कोई अडेप्ट करना चाहता है तो वहाँ तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आ सकती है, यहाँ तक कि गोली भी चल सकता है। क्या चल सकता है? गोली भी चल सकता है दोस्तों। तो देखो कैसे, क्योंकि इसमें एक और कारण था। अब मान लीजिए मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री को लाइक करता था, राजश्री को क्या करता था? लाइक करता था। लेकिन शादी किससे होती है? कनौज के शासक ग्रह बर्मा से। अब जलन का कारण तो यही हो सकता है ना। अब देखिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी कनौज का शासक ग्रह बर्मा से करता है। अब यह बात को पता चलता है मालवा के शासक देवगुप्त को कि ग्रह बर्मा ने शादी कर लिया जाकर राजश्री से। किससे शादी किया? राजश्री से शादी किया। अब देखिए क्या होता है, वो तो शादी करने गया लेकिन ये उस शादी करके उनको लौटने के इंतजार के लिए रास्ते में बैठा कौन था? मालवा के शासक देवगुप्त। कौन बैठा था? मालवा के शासक देवगुप्त बैठा था दोस्तों। तो वहां क्या हुआ, अब देखिए कैसे हुआ, शादी कोई और किया, हनीमून कोई और मनाए, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है एक राजा के लिए। अब वहां से वो शादी करके आता है और आने के बाद उन्होंने रास्ते में एकदम दीवार की तरह खड़ा हो गया अपनी सेना को लेकर, और कनौज का शासक ग्रह बर्मा और मालवा के शासक देवगुप्त के बीच महान क्रांति होती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के बाद वहां पर कनौज का शासक ग्रह बर्मा मारा जाता है और मालवा के शासक देवगुप्त ने उस राजश्री को उठाकर मालवा लेता है और वहां जेल में डाल देता है। हालांकि उसका भी एक असूल था कि जब तक राजश्री ने अगर दिल खोलकर नहीं हमारे पास आ जाए तब तक हम शादी नहीं कर सकते हैं। देखो दोस्तों आज भी वैसे ऐसे शासक महानता की ओर जाता है कि बिना लड़की के इच्छा का उस पर कोई अधिकार नहीं करता है। जैसे रावण को देखा होगा आप लोगों ने, जो सीता को ले तो गया था लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो सीता जब तक राजी ना हो जाए तब तक ये काम नहीं हो सकता है, उसे अपनाया नहीं जा सकता है। आप ही लोग खुद ये चीज को बताइए कि मान लीजिए लड़की अगर आपसे खुश नहीं है, लड़का खुश नहीं, तो फिर संबंध बनता है तो क्या होता है? होगा? नहीं होगा। तो वही जस्ट लाइक वही हुआ। अब देखिए क्या होता है, इस साम्राज्य की कहानियों में कितनी द्वंद्व छिड़ जाता है। अब इस बात को पता चलता है राजवर्धन को। हालांकि प्रभाकर वर्धन तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन राजवर्धन को पता चला कि उसकी बहन को मालवा के शासक देवगुप्त ने ले जाकर और कैद खाना में कैद कर दिया है। वहां जाने के बाद अब उस बात को जानने के बाद राजवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए मालवा जाता है दोस्तों। कहां जाता है? मालवा जाता है।
और मालवा में जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाते मालवा के शासक देवगुप्त का हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जब चाहता है कि मैं अपनी बहन को लेकर चलूं, तो वहीं पर मालवा के शासक देवगुप्त का एक दोस्त रहता है जिसका नाम क्या था? शशांक। क्या नाम था? शशांक था। क्या नाम था दोस्तों? शशांक नाम था। वह क्या किया? राजवर्धन का हत्या कर दिया और राजश्री को उठाकर अपने गौड़ प्रदेश के लिए चला जाता है। और उस गौड़ प्रदेश में उन्होंने, चलिए हाँ, शशांक थोड़ा शायद आप लोग को कैमरा में प्रॉब्लम हो जाने के कारण दिखाई नहीं दिया होगा। शशांक, देखो यहां शशांक एक गौड़ प्रदेश का शासक था। शशांक यानी गौड़ प्रदेश, आज का कोलकाता ने पश्चिम बंगाल का एरिया को उस समय गौड़ प्रदेश कहा जाता है। वह शशांक ने राजवर्धन का हत्या किया और राजश्री को लेकर को जंगल में चला गया दोस्तों। और वहीं पर उस राजश्री को जंगलों के पेड़ों में लटका दिया। और जब इस घटना के बारे में जब पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पता चलता है, उस समय हर्षवर्धन बिल्कुल टीनर एज में रहता है, एकदम 16 साल का लड़का रहता है। अब बताओ, एक 16 साल का लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उतनी संघर्ष करता है, अपनी कुल मान मर्यादा वंश साम्राज्य की हर वस्तु को बचाने के लिए सर पर कफन बांधता है। और कफन बांधने के बाद उन्होंने अपनी बहन को वहां से सती होने से बचाता है। शशांक के साथ युद्ध करता है। शशांक ने युद्ध रणभूमि छोड़कर भाग गया और भागने के बाद दोबारा फिर हर्ष के पास नहीं आया और हर्ष ने अपनी बहन को सती होने से बचाया, क्योंकि उसकी बहन जो थी वह मर जाना चाहती थी। जिस प्रकार सीता मरना चाही थी, उसी प्रकार उसकी बहन राजश्री भी मर जाना चाहती थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, हर्षवर्धन ने अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरे साथ जीने वाला मेरा न आगे है और न पीछे है, मैं किसके सहारे जी सकता हूं। इस बात को जब कहता है तो उसकी बहन के दिल में एक मने दया भरता अपनी भाई के प्रति। और वहां से दोनों भाई और बहन को जंगल यानी गौड़ प्रदेश से लौट कर आते हैं थानेश्वर। और थानेश्वर आने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन को कनौज का शासिका बनाता है और राजधानी थानेश्वर से हटाकर स्वयं कनौज बनाता है। और बनाने के बाद वहां से यानी 16 साल की अवस्था में अपने आप को पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन बनता है दोस्तों। सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन बनता है, जिसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हिंदू काल का अकबर कहा जाता है हर्षवर्धन को। यही वो हर्षवर्धन है जिसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। और उस समय उस नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र था दोस्तों। और उसी शिलभद्र के रीजन में चीन के यात्री ह्वेनसांग भारत आया और आने के बाद हर्षवर्धन के साम्राज्य में रहा और वहां से वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करके तब अपने देश के लिए वो रवाना हुआ। वही वो ह्वेनसांग है दोस्तों जिन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य का नाम दिया था। हर्षवर्धन के काल में जब आया ह्वेनसांग, जो चीन का रहने वाला था दोस्तों, ह्वेनसांग जो चीन का रहने वाला था, चीनी यात्री था और आने के बाद यहाँ से बौद्ध एजुकेशन का शिक्षा प्राप्त किया नालंदा विश्वविद्यालय में। और करने के बाद उसे अनेक नाम भी दिया गया है ह्वेनसांग को शाक्य मुनि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है दोस्तों और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इतने नामों से ह्वेनसांग को जाना जाता है। चीन का वो बहुत ही सफल ट्रेवलर था दोस्तों। और आज उसकी एजुकेशन को आज इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन की कहानी को देखो। हर्षवर्धन बहुत बड़ा धर्म प्रवृत्ति का शासक था, जो कि भगवान शिव
और सूर्य का पूजा किया करता था दोस्तों। किसका पूजा करता था? शिव और सूर्य की पूजा प्रयागराज में करता था, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है दोस्तों। वहां पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद, आज का कुंभ मेला कहा जाता है उसको। आज कुंभ मेला कितने सालों में लगता है? 12 सालों में। कितने सालों में? 12 सालों में। लेकिन वहां पर वो महामोक्ष परिषद 6 साल के लिए 6 वर्षों पर लगाता था। यानी 6 महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था दोस्तों। कितना? 6 महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। और यही करने के बाद हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की पूरी दौलत का 50% दौलत को धर्म में लुटाया करता था, और लुटाने के बाद साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। हालांकि हर्षवर्धन निसंतान था दोस्तों। कैसा था? निसंतान था, उसका कोई संतान ही नहीं था। और उनकी मौत होती है 647 में, और वहीं से वहां पर प्राचीन इतिहास खत्म हो जाता है। 647 में हर्षवर्धन की मौत होती है और वहीं से खत्म हो जाती है। कैसा रहा वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगर आप लोग का सहयोग होगा तो ये मेरा वीडियो और बेहतर होते जाएगी, और एक खूबसूरत वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। जय हिंद, जय भारत।